वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य कोचिंग सेंटर आश्वर सर। आज मैं आप सबों के लिए एक बहुत प्यारा टॉपिक लेके आया हूं, अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण जो क्लास 10th का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है। अब इस टॉपिक से आप सभी का जो भी बच्चों एग्जाम है, अब ये हैंड रिटेन नोट्स है और इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको पूरी बखूबी ढंग से करा जाएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लिंक को शेयर करें ताकि आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके जो भी फ्रेंड है उनके पास भी इस चीज की जानकारी पहुंच सके। ठीक है, अब चलता हूं, अब बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करता हूं। जैसे हमारा चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण, या केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का एक बहुत प्यारा टॉपिक है ना, बहुत प्यारा टॉपिक है। अब इस टॉपिक में कहता है कि सबसे पहले हम लोग को, सबसे पहले अम्ल क्षार और लवण हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाइज कर चलेंगे और पढ़ेंगे। अम्ल के बारे में कह रहा है, यानी कह रहा है अम्ल, यानी अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अम्ल को क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। कहता है कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन या H+ आयन उत्पन्न करते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। ये बस एक सिंपल सा डिफिनेशन है कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन यानी H+ उत्पन्न करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। यही हमारा ध्यान है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल के बारे में, कि अम्ल क्या होता है, हम लोग पहचानेंगे कैसे, कि इसका गुण क्या होता है, अम्ल का गुण क्या होता है, यानी प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो समझना है कि उस अम्ल जो होता है वो स्वाद में प्राय खट्टे होते हैं। अम्ल का एक पहचान होता है कि अम्ल जो होता है वह स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा क्या कहता है कि यह अम्ल जो धातु से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल क्या करते हैं? जब इनकी अभिक्रिया यानी आपकी इसकी रिएक्शन जब कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते, यानी ये हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? वह मुक्त करते हैं। इस बात को ध्यान देना है। कहता है कि सबसे जरूरी चीज क्या है कि यह नीले, ऑब्जेक्टिव आपसे सवाल पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि यह नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तन कर देता है। यानी आपसे सवाल किसी भी स्तर से पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा चीज है, यानी नीला से, यानी वह ब्लू से, ब्लू को रेड कर देने वाला जो लिटमस पेपर होता है जिसको हम जांच कहते हैं, वो हमारा क्या होता है? अम्ल कहलाता है, यानी परिवर्तन कर देता है। कहता है कि अम्लों के जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी हमारा जो पीएच स्केल जो होता है वह 7 से क्या होता है? कम होता है, यानी 6, 5, 4, 3, 2। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, सीधा सीधा समझना है कि अम्ल के बारे में अगर पूछा जाए तो हमको बताना है कि अम्ल का स्वाद जो होता है वह प्राय खट्टा होता है। कहता है धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करती है? मुक्त करती है, रिलीज करती है। फिर कहेंगे कि नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। यह अम्ल की पहचान है। कहता है इसका पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। यह ऑब्जेक्टिव में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर। तो आपको टिक लगाना है कि अम्ल का पीएच मान जो होता है वह क्या होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, अब अम्ल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अम्ल के बाद आता है हमारा क्षार के बारे में चाहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, यानी बेस कहते हैं। अब कहते हैं वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रो ऑक्साइड OH- OH आयन देते हैं वह क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, आदित्य कॉपी लिख लो ना, तुम्हारे लिए ही है, आप सबों के लिए है, 10th का ही है तो काम करेगा। अब कहते हैं कि बेस यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन OH आयन माइनस प्रदान करते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। इसे भस्म भी कहते हैं, यानी क्षार को हम क्या कहते हैं? भस्म भी कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि क्षार को हम क्या कहते हैं? भस्म भी कहते हैं। यानी क्षार का एक और नाम जो होता है भस्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्षार का क्या क्या गुण होता है, इसके बारे में क्लास 10th में बहुत बड़ा टॉपिक है। यानी गुण क्या होता है? कहता है कि क्षार का गुण क्या होता है? यह स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि क्षार जो होते हैं वह स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और अम्ल का स्वाद कैसा था? समझ सकते हैं, खट्टा।
अब कहते हैं कि इनको छूने पर साबुन जैसा चिकना लगता है, यानी अम्ल को जब आप छूते हैं तो साबुन जैसा क्या लगेगा, भस्म को वो चिकना लगेगा क्षार को। कहता है इनके विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। यह सबसे जरूरी बात है कि ऐसा कौन सा चीज है जिसे विद्युत धारा का पूछा है कि इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह किसमें हो सकता है। आपके लिए अम्ल क्षार लवण दे दिया जाएगा तो आपको बताना है यह क्षार में जो होता है विद्युत धारा यानी करंट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो आसानी से उसके धारा को क्या कर सकता है, पार करता है। ठीक है, यह हमारा होता है अम्ल का स्वाद खट्टा है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। कहता है कि क्षारकों का उपयोग, कहता है कि क्षारा का उपयोग, कहता है कि साबुन निर्माण में, सफाई करने में, यानी पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, दवा निर्माण में क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अब समझना है कि अब क्षार का उपयोग जो होता है वो साबुन बनाने में होता है, साफ सफाई करने वाले कैल्शियम में होता है, फिर पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में होता है, और दवा के निर्माण में भी इस क्षार का उपयोग किया जाता है। और इसका जो क्षार का जो पीएच मान जो होता है वह 7 से अधिक होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। इसको माइंड में बैठा लीजिएगा सवाल, अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस बात याद रखिएगा। ठीक है, अब आपको कुछ पॉइंटेबल चीजें मैंने बताया है, बहुत जरूरी चीज है। जब पॉइंट बाय पॉइंट आपको सवाल कहां से पूछा जाएगा इस बात को ध्यान रखना है। कुछ ऐसे पीएच मान है जिनको आपको याद करने की जरूरत होगी, इस बात को ध्यान रखेगा। कहता है नींबू का रस, इसका पीएच जो मान होता है वो 2.5 होता है। कहता है शराब का पीएच मान जो होता है 2.9 से लेकर 3.8 तक होता है। यह सवाल, यह जो ट्रिक है आपको याद ही करना पड़ेगा। फिर कहता है दूध का पीएच मान जो होता है वो 6 क्या होता है 5 होता है। अमृत जल जो होता है वो किसके बराबर होता है, समुद्र का जल, वो 7 के बराबर होता है। हमारा ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7 क्या होता है 4 होता है। मानव मूत्र यानी पेशाब का पीएच मान जो होता है हमारा क्या होता है 6 होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर कहते हैं कि अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कहाँ है और प्राकृतिक में वातावरण में कहाँ मौजूद होता है। जैसे एसिटिक अम्ल जो होता है यानी जानिए कि सिरका में होता है, जिसको हम लोग बाल को साफ करने के में उपयोग करते हैं। सिट्रिक अम्ल यानी खट्टा वाला कथी में होता है, संतरा में होता है और नींबू में होता है, जो हल्का खट्टा और हल्का मीठा होता है वही हमारा सिट्रिक अम्ल हो जाता है। उसी तरह से टाट्रिक अम्ल जो होता है हल्का मीठा खट्टा, इमली में जो होता है, पूछा जाएगा आपसे सवाल पूछा जाता है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आपका बताना टाट्रिक अम्ल होता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो टाट्रिक अम्ल होता है। कच्चा आम में याद है कि कच्चा आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो टाट्रिक अम्ल पाया जाता है। आर्जेनिक अम्ल जो होता है वो कथे पाया जाता है, टमाटर और पालक में जो पाया जाता है वो हमारा होता है ऑर्गेनिक अम्ल होता है। ठीक है, अब कहता है लैक्टिक अम्ल किसे पाया जाता है, दही में, क्या हमको पता है, और खट्टा दूध में जो पाया जाता है वो हमारा पाया जाता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, चीनी के जो डंक, चींटी का जो डंक होता है उसमें जो पाया जाता है जो हमारा फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इन सबों से आपसे 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके ऑप्शन में पूछा जा सकता है, और पूछा जाता है नहीं पूछा जाएगा। यानी पीएच मान से भी रिलेटेड कुछ नहीं, किसी न किसी का पीएच मान आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मानव मूत्र का, पेशाब का क्या होता है, मानव का, ह्यूमन का, यूरिन का, तो पीएच मान 6 होता है। धावन सोडा यानी घोड़े वाला सोडा का पीएच मान कितना होता है 9 होता है। चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है तो फार्मिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल लैक्टिक अम्ल। और जेनिक अम्ल किसे पाया जाता है टमाटर में, यानी टाटिक अम्ल किसे, यानी कहीं से आपसे सवाल एक एग्जामिनर आपसे जनरेट कर सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं, अम्ल क्षार हो गया, अब लोग पढ़ते हैं लवण। अब कहते हैं लवण। अब लवण में क्या कहते हैं, लवण यानी साल्ट यानी नमक, क्या कहते हैं इसके विषय हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहता है वे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं, यानी कहने का मतलब लवण जो बनता है अम्ल और क्षार जब दोनों रिएक्शन करता है तब जिस चीज का निर्माण होता है वही हमारा क्या कहलाता है लवण कहलाता है। यानी वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं लवण कहलाते हैं। जैसे कहता है कि H2SO4 यानी इसको कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यह अभिक्रिया करता है Zn यानी जिंक से, तो बनता है कि जिंक सल्फेट लवण ZnSO4 प्लस H2 बनता है। यानी सीधा सीधा मतलब है समझना है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जिस चीज का निर्माण होता है वही हमारा क्या कहलाता है लवण कहलाता है। यानी दोनों के बीच में होता है।
ठीक है, ये सभी आपको चैप्टर से नोट्स बना के दिया जा रहा है। चैप्टर पढ़ने का आप समय नहीं का, एग्जाम आपके बहुत ही नजदीक आ चुका है। ठीक है, इसलिए आपको चैप्टर के नहीं, अब आपको नोट्स की जरूरत है जहां से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, यानी अम्ल की विशेषताएं के बारे में कहा जाता है। अम्ल की विशेषताएं क्या है, यानी उसको हमको पढ़ना है। कहता है कि यह अधिकतर पदार्थ होते हैं जिसका गलनांक, यानी इसकी यह अधिकतर ठोस पदार्थ होते हैं, यानी अम्ल क्षार जो होते हैं, लवण, यह अधिकतर क्या होता है कि लवण की विशेषता में क्या कहते हैं, यह अधिकतर ठोस पदार्थ होते हैं। कहते हैं इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। ये जल में घुलनशील होते हैं, यानी जल में आसानी से क्या होता है, घुल जाते हैं। लवण कहता है इनका जलीय विलयन विलयन विद्युत का भी सुचालक होता है, यानी इनके माध्यम से भी बिजली जा सकती है। कहता है ये आयनिक यौगिक होते हैं, यानी कहने का मतलब लवण जो होते हैं ये आयनिक यौगिक होते हैं, और प्रत्येक लवण में एक धनायन और एक ऋणायन होते हैं, यानी प्रत्येक लवण में एक धनायन और एक क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, लवण की विशेषताएं होती है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट कर ले, लिख लीजिए। आपको जिस भी ढंग से अगर आपने हमारी बातों को सुन लिया है तो बस उसको 2-4 बार लिख लेना में ज्यादा फायदा क्या को रिवीजन, बस आपके पास एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। इसलिए आप सभी पूरे मतलब पूरी एकाग्रता के साथ हमारी बातों को सुनिए और उस चीज को नोटिस कीजिए। ठीक है, यानी कहता है कि लवण में क्या दिया, आयनिक यौगिक होते हैं। लवण क्या होता है, एक आयनिक यौगिक होते हैं। ये भी एक मेरा सवाल है, कहता है किसमें एक धनायन और एक ऋणायन होता है, तो लवण में क्या होता है, एक प्लस और एक माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी सिर्फ सवाल ही है। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ते हैं। 5 नंबरिया में आपसे पूछा जा सकता है। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कहता है कि इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइड्रेट भी कहते हैं, यानी कहने का मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। कहता है कि यह जिप्सम को गर्म करने पर बनता है। यह क्या कहता है, यह जिप्सम को गर्म करने पर बनता है, यानी जिप्सम को क्या कहता है, गर्म करने पर बनता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता था आपको बताना है कि जिप्सम को गर्म करने पर जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यानी जब जिस्पम गर्म होता है तो हमारा क्या कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। कहता है कि यह एक सफेद रंग का पाउडर है जिसे जल में मिलाकर कुछ देर छोड़ने पर यह हार्ड हो जाता है, यानी कहता है कि यह सफेद रंग का पाउडर, इसको पानी में मिलाने के बाद कुछ देर छोड़ देते हैं तो यह हार्ड यानी कड़ा हो जाता है। अब इसका उपयोग समझिए कितना प्यारा है। इसका उपयोग टूटी हड्डी को जोड़ने में, टूटी हड्डी को जोड़ने में, दंत चिकित्सक में, दांत के डॉक्टर में, खिलौना बनाने में भी किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सबसे मुख्य उपयोग है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। दांत का जब डॉक्टर जो उसका दांत का फरमा लेता है उसके लिए जो चीज का यूज किया जाता है वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। खिलौने बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग आप क्लियर हो चुका है। अब देखना है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है पीओपी, यानी इसको पीओपी के नाम से आता है। CSO4 1/2 1/2 इंटू H2O कहते हैं। CO2SO4 1/2 इंटू H2O हाफ कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, यानी पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग KNO3 पढ़ते हैं। अब समझते हैं इसका उपयोग, यानी पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग कहाँ होता है, इस बात को ध्यान देते हैं। कहता है कि इसका उपयोग गन पाउडर यानी विस्फोटक अतिवादी बनाने या पटाखे बनाने में किया जाता है। इसे सोरा भी कहा जाता है। कितना प्यारा सवाल है। यानी कहने का मतलब कोई भी विस्फोटक पदार्थ जब होता है उसमें हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का उपयोग करते हैं। पोटेशियम यानी विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का यूज करते हैं। इसी को पोटेशियम नाइट्रेट का एक नाम होता है जिसको सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग गन पाउडर विस्फोटक आतिशबाजी यानी फटाका बनाने के लिए किया जाता है। और सबसे बड़ा क्या है, क्या किसको क्या इसका जो रासायनिक सूत्र है इसको का नाम है KNO3। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट को के पोटेशियम नाइट्रेट के NO3, यानी पोटेशियम को हम के से सूचित करते हैं, नाइट्रेट को NO3 से सूचित करते हैं। ठीक है,
अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, जो भी जहां से सवाल पूछा जाए हम लोग सवाल के बारे में जिक्र करते हैं। ओनली फॉर क्वेश्चन कहता क्या कि फिटकिरी या पोटास, फिटकिरी दाढ़ी उड़ी बनाने के बाद शेविंग के बाद जो लगाया जाता है, इसका बहुत साइंटिफिक कारण है, इसका बहुत ज्यादा उपयोग। अब क्या कहता है, इसका उपयोग हमारे शरीर के किसी अंग के कट जाने पर ब्लड को रोकने को हो, इसके जल में की शुद्धिकरण भी किया। आप समझ रहे हैं कि जब हम लोग दाढ़ी उड़ी बनाते हैं, जब हमारे शेविंग करते हैं तो कट फट जाता है, तो देखिएगा हजाम क्या करता है, फिटकिरी को डुबा के हमारे गालों पर, आपके गालों के शेविंग वाले स्थानों पर डालता है। यानी फिटकिरी का जो है, फिटकिरी या इसको पोटास एलम भी कहा जाता है। फिटकिरी का एक और नाम है पोटास एलम भी कहा जाता है। कहता है इसका उपयोग हमारे शरीर को किसी अंग के कट जाने पर, किसी अंग के कट जाने पर ब्लड को रोकने का, ब्लड जो बहाव होता है उसको रोकने के लिए किया जाता है। और इसलिए जल क्या करता है, इससे शुद्धिकरण या पानी को साफ करने में भी सहायक होता है। ठीक है, अब हमारा तो अगला टॉपिक है कॉपर सल्फेट। सभी टॉपिक को करते हैं। कॉपर सल्फेट में क्या करता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O, यानी CuSO4 इंटू 5H2O होता है। कहता है कि कॉपर सल्फेट का उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग तांबा धातु के निष्कर्षण में कीटनाशक के रूप में रंगाई छपाई के काम में होता है। यानी कहने का मतलब कि इसका उपयोग, कॉपर सल्फेट का उपयोग तांबा धातु के निष्कर्षण में कीटनाशक के रूप में रंगाई छपाई वाले काम, यानी जो प्रिंटिंग प्रेस जो होता है उसमें हम लोग कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। याद रखना है एक सिंपल लैंग्वेज में कि कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। तो ठीक है, जल्दी लिखिए, हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, यानी इसका उपयोग तांबा धातु निष्कर्षण हो गया। चलिए अब अगला हमारा है हाइपो। हाइपो का मुझे समझना है, इसका रासायनिक नाम, चलिए हाइपो के बारे में जिक्र करते हैं हम लोग। सभी से सिर्फ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है। हाइपो का कहता है इसका रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। यानी हाइपो का रासायनिक नाम जो है सोडियम थायोसल्फेट है। कहता है कि इसका उपयोग फोटोग्राफी में सोना चांदी के निष्कर्षण, यानी सोना चांदी को साफ करने में जिसका उपयोग किया जाता है, इसी का नाम है हाइपो। इसको सोडियम थायो सल्फेट भी कहते हैं। यानी निष्कर्षण का मतलब उसके साफ सफाई के बारे में जो किया जाए, फोटोग्राफी वाले कैमरे में भी किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, अब विद्युत रसायन, यानी कहते हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। कहता है विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाह करने पर होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वैसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है विद्युत अपघटन पदार्थ कहलाता है। अब समझना सीधा से इतना लिखा हुआ, हमको इतना पर गौर नहीं करना है। यानी वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो जाता है, यानी करेंट जो होता है आसानी से अगर पास आउट हो जाता है तो वही हमारा विद्युत रसायन कहलाता है। और उससे जो बने वाला पदार्थ होता है वो वही पदार्थ को हम क्या कहता है, विद्युत अपघटन पदार्थ करते हैं। बस इतना ही याद रखना है कि हमें विद्युत रसायन के द्वारा प्रयोग में कोई भी चीज अगर आसानी से, किसी भी चीज से आसानी से करंट अगर पास कर जाता है तो हमारा विद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, अब विद्युत अपघटन के बारे में पढ़ना, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको पढ़ा जाता है। कहता है कि किसी विद्युत अपघटन पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर उसका अपघटन होने लगता है। यानी करंट अगर जाना स्टार्ट हो गया, अपघटन का मतलब धीरे धीरे खत्म होने लगता है, अर्थात वो अपने अवयव में टूटकर अलग अलग हो जाता है। यानी अपने अवयव में क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन करते हैं। यानी कोई भी चीज अगर चढ़ाया गया, वो मान लेते हैं उस वक्त अपने आप अब उसके साथ अब क्रिया कराया गया, अगर वो अपने आप अगर टूटना स्टार्ट कर दिया, अगर टूटने लगता है तो समझ जाना कि उसके अंदर जो हो रहा है हमारा क्या हो रहा है, विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है। जो आपको डायग्राम के माध्यम से बताया गया कि कैसे ये प्लस माइनस आग पर दिखाया गया है।
अब हम लोग पढ़ते हैं इसके अभिक्रिया में क्या कहता है, विद्युत लेपन होता है, विद्युत मुद्रण होता है, धातुओं का विद्युत शोधन में होता है, व्यक्ति के रिचार्जेबल में होता है। अब गैस, अब देखिए गैसों का कहता है गैस काफी अधिक संख्या में छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम अणु कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि गैस जो होता है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अणु कहा जाता है। और वो कहता है गैस के प्रकार, एक होता है आदर्श गैस और एक होता है वास्तविक गैस। आदर्श गैस क्या कहता है, जो गैस दाब और ताप के सभी स्थितियों में वायल का नियम, चार्ल्स का नियम जैसे समीकरण यानी पीवी एनआरटी का पालन करती है, उसे आदर्श गैस कहते हैं। सिंपल सिंपल है कि जो भी गैस पूरे नियमों का पालन करती है उसे को हम क्या कर, आदर्श बच्चा जैसे सुने ना आदर्श, यानी वो स्वाभाविक हो, यानी अच्छे ढंग से उपरता है, उसी को सर हम आदर्श गैस कहते हैं। यानी सिंपल से जो आदर्श बच्चा सबका बात मानता है, उसी के लिए जो गैस दाब और ताप के सभी स्थितियों में बायल का नियम, चार्ल्स का नियम यानी जैसे समीकरण को पालन करता है, हमारा आदर्श गैस कहलाता है। और इसे आदर्श गैस केवल एक काल्पनिक गैस है। कहता वास्तविक गैस जो गैस समीकरण पीवी एनआरटी का पालन नहीं करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जो नियमों का पालन नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक गैस कहते हैं। अब वही जो बायल गैस है वह क्या है अब इसके विषय में देखते हैं। कहता है कि इसके अनुसार स्थिर पर ताप पर आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक दूसरे का विलोम होता है। कहता है इसके अनुसार स्थिर ताप पर आयतन का दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहता चार्ल्स का नियम क्या कहता है, इसके अनुसार स्थिर दाब की स्थिति में आयतन का क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है। अब आदर्श गैस का एक समीकरण पीवी बराबर एनआर टी होता है। और हमारा चलते हम लोग